तो कानपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जर्नलिस्ट टर्न पॉलिटिशियन रमेश अवस्थी जी हमारे साथ हैं। आज दिन भर हम इनके साथ रहेंगे, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। रमेश अवस्थी जी, ये बताएं कि आपका प्रचार कैसा चल रहा है कानपुर में और क्या लोकल इश्यूज हैं जिनको लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं? प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है और जब से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, पार्टी का पूरा संगठन चुनाव प्रचार में लगा हुआ है और साथ में जो आम जनता है वो पूरी तरीके से उत्साहित है माननीय मोदी जी के नाम पर। और पूरे उत्साह का एक वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। एक जबरदस्त प्रचार हो रहा है और सभी वर्गों का सहयोग मुझे मिल रहा है। इसके लिए मैं कानपुर की जनता का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि कानपुर में जब से मैं प्रत्याशी घोषित हुआ तो हमारे जो कानपुर में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का जो सिस्टम है उसमें 18 मंडल हैं। 18 मंडल से एक पूरा लोकसभा का क्षेत्र बनता है। तो सभी 18 मंडलों में मैंने शुरुआती दौर से ही मीटिंग की, सभी अपने कार्यकर्ताओं से मिला। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था, उत्साह था। साथ में उसके बाद में तमाम स्कूल हैं, कॉलेज हैं, फैक्ट्री एरिया है, स्लम एरिया है, तमाम जगह मैं गया और तमाम जगह जाके मैंने ये पाया कि कानपुर के मन में मोदी हैं और मोदी जी के मन में कानपुर। बहुत एक उत्साह का वातावरण जी। रमेश जी, मुद्दे कानपुर के स्थानीय क्या हैं? यहाँ जैसे समस्याएं बहुत सारी हैं। एक तो ट्रैफिक की समस्या है, इंडस्ट्रीज की भी प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज हैं, मिलें हैं बंद हो गई हैं। देखिए, और कानपुर में एक बड़ा मुद्दा है, यातायात का मुद्दा है। कानपुर बड़ा शहर है। कानपुर आप जानते हैं कि कानपुर की औद्योगिक नगरी हुआ करती थी और जब अंग्रेजों का शासनकाल था तब इसको मैनचेस्टर कहा जाता था। और भारत के जो 5 बड़े शहर हैं उनमें कानपुर का नाम आता था। जब से औद्योगिक जो हमारी मिल्स हैं बंद हुई तो कहीं न कहीं रोजगार की एक समस्या उत्पन्न हुई। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम उन मिल्स को, वो मिल्स पुरानी हो गई, तकनीक पुरानी हो गई है, तो अब वो चीज़ तो नहीं चालू हो सकती। लेकिन उस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कानपुर के, इतने बड़े शहर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जाइए मिल्स में, वहाँ एल्गिन मिल देखिए आप, तो वो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे यूज करें, वहाँ पर हम क्या इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री डालें, जो क्योंकि आज आप जानते हैं कि पिछले समय से लेकर अभी तक, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, तमाम नियम कानून भी बन गए हैं, चाहे प्रदूषण हो, चाहे और चीज़ें हों, जो शहर में मानकों के अनुसार कौन सी चीज़ उसमें फिट हो, कौन सी इंडस्ट्री डाली जाए ताकि रोजगार मिले लोगों को। तो रोजगार हमारा एक है कि प्रायोरिटी की हम उन मिल्स को, उनके स्वरूप को कैसे बदलें, उस पर क्या किया जा सके ताकि लोगों को रोजगार मिले और वहाँ पे कुछ न कुछ काम हो, चाहे वो आधुनिक तकनीक के साथ कुछ मिल्स चालू की जाए या उस जगह का और कुछ सदुपयोग हो सके। तो वो एक मेरी प्राथमिकता है, उसको कराया जाएगा। और साथ में यहाँ यातायात की बड़ी एक समस्या है। अब अगर देखेंगे, बड़ा शहर है, उसका स्वरूप विस्तार जो कानपुर का है वो जितना होना था अब हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन कंजेस्टेड बहुत हो गया। आबादी बहुत बढ़ गई कानपुर की, तो आबादी के साथ लेकिन जगह तो सीमित है पूरा। आप देखिए कि आप कभी आते हैं तो अनवरगंज से लेके अगर ये पूरा रूट जो है रेलवे ट्रैक हमारा अंदर शहर के अंदर जा रहा है, उसके कारण बीच बीच में जो क्रॉसिंग्स है वो घंटों उसमें जाम लगता है, लोग फंसे रहते हैं। अगर आप देखें कि कोई बीमार भी अब जा रही एम्बुलेंस है तो वो भी फंसी हुई है, भीड़ बड़ी रहती। तो ये हमारा पहला प्रायोरिटी है कि वो एक एलिवेटेड रोड बनाया जाए और साथ में वहीं जो रेलवे लाइन है अनवरगंज से लेके कल्याणपुर तक, इसको एक फ्लाईओवर टाइप से करके उस वहाँ कर दिया जाए ताकि ये रेलवे लाइन सीधे कल्याणपुर निकले। तो ये जो समस्या, जाम की समस्या है, बहुत भीषण समस्या, वो उससे कानपुर की जनता निजात पा सके। उसमें हमारी जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से कानपुर का विकास का पहिया जो है काफ़ी गति से घूमा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चाहते हैं कि कानपुर का विकास हो और इसके लिए काफ़ी उन्होंने प्रयास किए और काफ़ी कुछ हो भी रहा। हमारे सांसद हैं माननीय, उन्होंने भी प्रयास किए। तो जो भी प्रयास चल रहे हैं उनमें और एक योजना बना के कि कानपुर का संपूर्ण विकास कैसे हो, कानपुर का पुराना गौरव, पुराना वैभव कैसे वापस आए, उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। और मैं ये भी चाहता हूँ कि कानपुर में भविष्य में जो भी समस्या का समाधान हो वो स्थायी हो। एक्चुअली क्या होता है कि आप
सीवर की समस्या है, आपकी यातायात समस्या है, आपने टेम्परेरी रूट डाइवर्ट कर दिया, आपने थोड़ा सीवर के कुछ पॉइंट सही कर दिए और आप वो समस्या का तात्कालिक समाधान तो हो गया, तो पता चला कि फिर उसके बाद वही समस्या फिर चालू। तो मैं चाहता हूँ कि कानपुर में जो भी समस्याएं हैं उनका स्थायी समाधान हो। चाहे जैसे हम मिल्क की बात की, तो इस पर एक कार्य योजना के साथ काम किया जाएगा कि उसका स्थायी क्या हम कर सकते हैं। अभी तक किसी ने कहा कि ये आप काम कर दीजिए, तो पता चला उस काम की बात हो रही, 5 साल इसी में निकल गए कि उसका कोई समाधान नहीं हुआ। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ होना है या नहीं होना, ये विद इन ईयर ये डिसाइड हो जाए कि इसमें कुछ हो सकता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो मैटर इज क्लोज्ड, अगर हो सकता है तो उस पर इम्प्लीमेंट तुरंत चालू हो। रमेश जी, अगर हम कानपुर के पोटेंशियल की बात करें तो वो संभावनाएं तो बहुत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने से हम देख रहे हैं, उन्होंने इसको एक हब बनाया इंडस्ट्री का, यहाँ से यातायात गंगा के थ्रू हुआ करता था। अभी आप क्या संभावना देख रहे हैं? अभी तो हम यहाँ देखते हैं कि टेनरीज का हब है कानपुर, या मसालों की फैक्ट्रीज हैं, तमाम सारे रोजगार भी हैं, लेकिन वो जो उन्नति थी कानपुर की, वो कहीं ना कहीं रुक गई। क्या आपको लग रहा है कि बीच में कुछ ऐसा दौर आया जिसने ठीक से ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर और आज स्थिति इतनी खराब हो चुकी है? बिल्कुल, जो कांग्रेस का शासनकाल रहा है कानपुर के लिए, कांग्रेस के शासनकाल में कानपुर बड़ा उपेक्षित रहा। उन लोगों का विजन नहीं था, वो सिर्फ अपने लिए काम करते थे, मतलब उनको तुष्टीकरण के साथ कानपुर में कैसे वो चुनाव जीत सकें, ये उनका प्रमुख उद्देश्य रहा। और साथ में आप तो जर्नलिस्ट हैं, हम मानेंगे कि जब तक स्थानीय लीडर जो भी है, प्रतिनिधि है, जब वो इनिशिएट नहीं करता किसी चीज़ों को, तो ऊपर वालों को बहुत कुछ सपना नहीं आता कि वो कर दें। ऊपर के लोग जो आप बात कहेंगे उसको इनिशिएट करेंगे। तो दोनों चीज़ें रहीं। एक तो पहला तो जो कांग्रेस के शासनकाल में जो लीडर थे, उनका बहुत कोई इनिशिएट नहीं था, उनकी कोई कार्य योजना नहीं थी कि एक कंप्लीट कार्य योजना के साथ वो ले जाके और फिर उसको उसी हिसाब से परसू करना पड़ता है। आज हर चीज़ को आपको बिना परसू के तो आप जानते हैं कि चीज़ें नहीं संभव है। तो उन्होंने एक तो परसू नहीं किया, कोई कार्य योजना नहीं बनाई, और साथ में जो ऊपर वाला नेतृत्व था उसको कोई मतलब नहीं था, उनके पास अपना कोई विजन नहीं। उनको कानपुर अगर बड़ा शहर है तो कानपुर के बड़े शहर के लिए आज हमारी सरकार है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी आज सोचते हैं, चाहे मेट्रो की बात हो, चाहे और सड़कों की बात हो, पेयजल की बात हो, आज वो वहाँ बैठे बैठे कानपुर की चिंता कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी बैठ के वहाँ कानपुर की चिंता कर रहे हैं कि कानपुर का जो वैभव था, कानपुर का जो गौरव था, उसको कैसे वापस लिया जाए। तो वो वहाँ से बैठ के चिंता कर रहे हैं। उस समय कोई प्रधानमंत्री कानपुर के या किसी शहर को उसको चिंता नहीं थी। लीडर्स कुछ ले जाते थे अपने काम या कोई बात, तब वो देखते थे कि होना कि नहीं, वो भी ठंडे बस्ते में पड़ा रहता था। तो कम से कम स्थानीय नेताओं जो भी उनके प्रतिनिधि रहे, वो ये तो कुछ करते, उन्होंने कुछ नहीं किया। एक आप देखिए श्री प्रकाश जायसवाल जी मिनिस्टर रहे यहाँ पे, हाँ, केंद्र में भी तो सरकार रही है, केंद्र में सरकार रही, यहाँ के मिनिस्टर रहे, और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। साथ में ये भी एक रहा कि यहाँ कानपुर चूँकि एक लेबर का गढ़ था, एक लेबर पॉलिटिक्स यहाँ थी, जी जी, तो कम्युनिस्टों का भी कब्जा रहा। हाँ, वो भी सांसद रही है, वो सुभाष ने सांसद रही, तो कम्युनिस्ट क्या वो भी लोग कि कैसे सत्ता उनको हासिल बनी रहे, लेबर पॉलिटिक्स कैसे की जाए, गुटबंदी की जाए, मिल्स की राजनीति है, वो सब इसमें उलझे रहे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई कानपुर में जिसके लिए आप राजनीति कर रहे हैं, जिसके बलबूते पर राजनीति, उनके हितों की बात करिए आप। ये कैसे फैक्ट्री कंटिन्यू रहे, कैसे यहाँ पर रोजगार मिलता रहे, उनके लिए काम करिए, बल्कि इसलिए नहीं कि राजनीति करके हमें यहाँ नेतागिरी करनी है और हमें लड़के चुनाव जीत लेना है, बस ये एक पॉलिटिक्स रही। मेरा ये तो आप ये मानते हैं कि राजनीति के कारण दुर्दशा हुई है? बिल्कुल राजनीति। और आप आज जो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, अब देखिए कानपुर में 2014 के बाद विकास चालू हुआ, 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जब से आए तब से विकास की जो गति है वो बढ़ी है, और जो गति बढ़ी है उसके आधार पर हम लोगों का विजन, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है, तो हम लोग भी उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए, अगर मैं राजनीति यहाँ करने आया हूँ या राजनीति में मैं हूँ या भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री के जो विजन है उसको आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत हो, मतलब छोटे छोटे शहर हों, चाहे गाँव हों, चाहे ये वो विकसित हों, अपने आप एक अलग स्वरूप बने। उसी में हमने और कानपुर के लोगों ने भी विकसित कानपुर का सपना देखा है। उसी विकसित कानपुर के सपने को हमें पूरा करना है, और संपूर्ण विकास के साथ मुझे कानपुर को विकसित कानपुर बनाना है, और माननीय प्रधानमंत्री की सोच है उसको मुझे आगे बढ़ाना है। यही हमारा एक लक्ष्य है। रमेश जी, आप चूँकि आप पत्रकार रहे हैं, और पत्रकार का काम सियासत की निगरानी करना भी होता है और सियासत ठीक ढंग से चले इसकी निगरानी करना भी होता है। आप खुद सियासत में हैं, तो
तो इसका फायदा राजनीति को कानपुर को मिलेगा, क्योंकि आपका नजरिया दूसरा होगा, बहुत प्रैक्टिकल होगा, और जो राजनीति करते हैं उनका नजरिया थोड़ा सा दूसरा होता है। तो इसका फायदा किस तरह से कानपुर को मिलने जा रहा है? देखिए, ऐसा होता है कि आप जानते हैं कि हम लोग पत्रकारिता में हैं, तो मैंने कानपुर में भी पत्रकारिता की, राष्ट्रीय स्तर पे भी मैं जी, आप टीवी और टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अखबार प्रिंट में दोनों में रहे। दोनों में मैं रहा है। यहाँ भी मैं हेड रहा पूरा प्रिंट का कानपुर में। मैं 1986 में मैंने यहाँ कानपुर में SD कॉलेज से विधि मतलब स्नातक किया यहाँ पे, लॉ की पढ़ाई मैंने की। उसमें मैंने छात्र राजनीति में बहुत सक्रिय रहा। और तो मैं यहाँ कानपुर के बारे में 1986 में से मैं जानता हूँ। उसके बाद लगातार मैं फिर 2010 में जब यहाँ मैं दोबारा फिर पूरा हेड बन के आया प्रिंट का अखबार का, तो फिर तब से मैं स्थायी रूप से यहीं रह रहा हूँ। यही जहाँ बैठे हैं मेरा अपना निजी आवास है, तभी ले लिया। तो तब से लगातार मैं कानपुर में निवास करता हूँ। भले ही मैं कहीं रहा हूँ, नोएडा रहा हूँ, लेकिन मेरा कानपुर से निरंतर रिश्ता रहा। साथ में 2013 से लगातार मैं सीधे सीधे पार्टी के लिए काम करता हूँ। मेरा अब होता क्या है कि कभी कभी आप कोई व्यक्ति, अब मुझे टिकट मिला तो लोगों ने कहा नहीं, सिर्फ एक जर्नलिस्ट को टिकट, निश्चित रूप से एक जर्नलिस्ट को टिकट मिला, क्योंकि मेरा 30 साल का कैरियर है पत्रकारिता में। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जर्नलिस्ट नहीं, और मेरा एक कैरियर नहीं, और भविष्य में भी अगर कोई बात आई तो मैं कहूँगा कि आई एम प्राउड कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, क्यों ये पूरा जीवन हम लोगों ने जर्नलिस्ट है। लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ, मेरा पूरा परिवार संघ रहा है। 1967 मेरे पारिवारिक बड़े भाई चुनाव लड़े जनसंघ से, और उसके बाद वो DIR मीसा में जेल गए। तब से लेके बचपन से ही मैं संघ का एक कार्यकर्ता रहा। फिर 2014 में मैं कानपुर का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें मैं सीधी सीधी पार्टी के लिए काम करना मैंने चालू किया, और टिकट मांगा लोकसभा का, बांदा लोकसभा क्षेत्र से 2014 में मांगा। फिर मैं 2014 में नहीं मिला। उसके बाद 2019 में लगातार मैं उस क्षेत्र में, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में मैं सक्रिय रहा पूरा। फिर टिकट की बात आई और प्रत्याशिता मैंने अपनी दावेदारी की, लेकिन और सक्रियता के साथ। मतलब वहाँ आप देखिए कि बूथ लेवल से लेके मंडल, वहाँ के सब पदाधिकारी, सब लोग भली पार पहुँचे, क्योंकि सेंटर कानपुर था। तो मैं कानपुर में भी सक्रिय रहता था, वहाँ भी सक्रिय रहता। आप जब किसी उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं और आपको कहीं स्कोप नहीं दिखता है तो आप दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं जहाँ आप रहते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी मैं सक्रिय रहा, ये सक्रिय रहा। तो मैं यहाँ भी सक्रिय रहा, और बांदा लोकसभा 2019 में भी प्रत्याशिता के दौर में था, और काफ़ी हद तक उम्मीदें थी। अंतिम समय में आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी है, चयन एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत हमारी माननीय उमा भारती जी ने वहाँ चुनाव नहीं लड़ी, तो झांसी के ऊपर हमारा बांदा लोकसभा का भी डिपेंड रहता है, तो एक 4 सीटों का खैर तो एक अलग मुद्दा, वहाँ उसमें नहीं टिकट मिला। फिर मैं तब से लेके बाद में फिर मैं यहाँ कानपुर में पूरी तरीके से राजनीति सक्रिय हुआ। 5 साल से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। लोग नहीं जानते, लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं सिर्फ जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट में मैं भारतीय जनता पार्टी की संघ की विचारधारा से हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने जर्नलिस्ट होने का एक है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ उसके आधार पर, लेकिन आप ये माने कि मैं जर्नलिस्ट हूँ इसलिए मुझे टिकट मिला, ये नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ साधारण, उसके आधार पर मुझे टिकट मिला। और एक बाकायदा प्रायोरिटी, देखिए पार्टी में मैं क्या काम कर रहा हूँ ये पार्टी जानती है, लोग नहीं जानते। लोगों को नहीं पता कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। लोगों को नहीं पता कि मैं 2013 से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। लोगों को नहीं पता कि मैं, मेरे परिवार में बड़े भाई, ये मेरे परिवार में 1967 से मैं लगातार, हमारा परिवार पार्टी के लिए काम कर रहा है। विचारधारा के साथ बड़े में पत्रकार था, लेकिन विचारधारा तो मेरी संघ की थी। जहाँ जहाँ संघ की विचारधारा के कार्यक्रम, अब प्रत्यक्ष रूप से मैं जुड़ा रहता था पार्टी, क्योंकि आप अगर राजनीति करते हैं, आप कोई काम करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी आपको कहीं न कहीं रोजी रोटी की समस्या रहती नहीं आपको। तो वो एक मेरा व्यवसाय था पत्रकारिता के साथ साथ में। अच्छा रमेश जी, हम बैठे बैठे कल ऐसे ही सोच रहे थे कि कानपुर पत्रकार और सियासत, एक और साहब हैं जो कानपुर से हैं, वो भी टीवी और प्रिंट से रहे, आप भी टीवी प्रिंट से रहे, उनका भी आर से शब्द शुरू होता है, नाम आपका भी शुरू होता है, वो भी ब्राह्मण है, आप भी ब्राह्मण है। तो ऐसा वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसा लगता है कानपुर का ये जो संतुलन है वो आपके आ जाने से बराबर हो गया है। मैं ये तो नहीं कह सकता बराबर रहते हैं, वो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो भी हमारे मित्र के भाई के रूप में है। उनके बड़े भाई जो दिलीप शुक्ला जी हैं,
जी उनके भी सानिध्य में मैंने पत्रकारिता से की। पहले मैंने शुरुआत आज अखबार से की थी, यहाँ कानपुर से की थी। जी जी आज अखबार में था, उसके बाद मैं दूसरे अखबार में आया, फिर टेलीविजन में आया। संतुलन है, वो भी कानपुर से हैं, वो दिल्ली में पॉलिटिक्स करते हैं। बस फर्क इतना है कि उन्होंने जो पॉलिटिक्स किया है वो मतलब डायरेक्ट जो पॉलिटिक्स होती है, नीचे ज़मीनी पॉलिटिक्स जैसे लोकसभा, वो नहीं की, वो राज्यसभा की पॉलिटिक्स करते हैं ऊपर उन्होंने। मैं हमेशा से चाहता था कि ज़मीनी पॉलिटिक्स की जाए, और ज़मीनी पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया, और मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को ये धन्यवाद और देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को कानपुर जैसी लोकसभा का टिकट दिया। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और किसी दल नहीं कर सकता है। कि लोगों ने सोचा कि अरे भाई किसको टिकट दी जाए, तो मैं तो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, तमाम है। उन्होंने मौका दिया, और पार्टी बहुत कुछ छानबीन की, यहाँ टिकट कहीं किसी जुगाड़ से नहीं मिलता है, तय जुगाड़ नहीं, बस आप जानते हैं बहुत मेरिट तय करती है। अब लोग जिनको नहीं पता होता है, जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, तो वो कहते हैं कि एक पत्रकार को टिकट मिल गया, कैसे मिल गया, तमाम कहते हैं कि अरे भाई नहीं। तो जब आपको नहीं पता मेरे बारे में, फिर लेकिन जिनको पता है कि मैं पार्टी के लिए काम कर रहा, मुझे पार्टी में सॉरी टू से 57 ईयर बाद मेरे परिवार ने 57 ईयर से मैं भारतीय जनता पार्टी और संघ के की विचारधारा और सीधे सीधे जुड़ा हुआ। आफ्टर 57 ईयर बाद मुझे मौका मिला मेरे परिवार को कि मैं टिकट मिला सीधे सीधे, और सीधे सीधे राजनीति में 2013 में सीधा जुड़ा हूँ, सीधे भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूँ। मतलब एक पार्टी के पदाधिकारी के रूप में जुड़ा हूँ, मतलब सीधी राजनीति से जुड़ा हूँ। उसके बाद मौका मिला तो पार्टी ने मेरिट के आधार पर एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया। ये जो बात है कि कार्यकर्ता की क्या क्षमता है, कार्यकर्ता की क्या विचारधारा है, पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को देती है, बैकग्राउंड देखा जाता है, तमाम चीजें उन्होंने देखी, और देखने के बाद मुझे तो नहीं उम्मीद थी, तो प्रयासरत था। पार्टी में हमारे यहाँ क्या है कि जो पार्टी में कोर जो लोग संघ की विचारधारा थी भारतीय जनता पार्टी में, वो कभी ये उम्मीद नहीं करते हैं कि उनको टिकट मिल जाएगा, वो प्रयास करते रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो मैं उनका ये जरूर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पार्टी के वरिष्ठ नेता जो भी हैं, चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे माननीय केशव मौर्य जी हों, डिप्टी सीएम हमारे ब्रजेश पाठक जी हों, माननीय हमारे संगठन मंत्री धर्मपाल जी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हों, सुनील बंसल जी हों जो पहले संगठन मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, उन्होंने हमेशा मुझे मेरे कार्य को देखते हुए हमेशा मोटिवेट किया। और उन्होंने जब जब मेरा टिकट नहीं हुआ, सपोज करिए लोकसभा में 2014 में नहीं हो पाया किसी बार, लेकिन मेरा कार्य बोल रहा था, वहाँ तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम कराए पार्टी के लिए, सीधा सीधा जुड़ा रहा। तो जब आपको टिकट नहीं मिलता तो कहीं न कहीं निराशा होती है। तो लोगों ने, पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने कहा नहीं, आप काम कर रहे हैं, आप पार्टी के व्यक्ति, आप लगे रहिए। अब हमें तक 2019 नहीं मिला तो पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा नहीं, आप लगे रहिए। और जब आप लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी सोचती है, पार्टी देखती है कि कौन कार्यकर्ता क्या कर रहा है। सिर्फ बैकग्राउंड में आप निराश मत हुए। मैं कानपुर से हमारे माननीय हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब मैं गया उनके पास टिकट से पहले, करीब मुझे लगता है 7-8 महीने पहले की बात है, तो मैंने उनसे कहा कि वो जानते थे जब वो वहाँ से जालौन से ट्राई कर रहे थे, तब मैं बांदा से ट्राई कर रहा था, उस समय की बात है, 2014 की बात है। तो हमारे बहुत गार्जियन के रूप में और बड़े भाई के रूप में हमेशा उन्होंने मुझे बड़ा एक मोटिवेट किया। तो जब मैं उनसे मिला, ये टिकट के करीब 6-7-8 महीने पहले की बात है, तो उन्होंने कहा नहीं है रमेश जी, ये पार्टी आप जानते हैं, पार्टी में मुझे टिकट नहीं मिला था, उसके बाद में मैं लगा रहा, और पार्टी ने मुझे क्या दे दिया जिसकी कोई मैं न कल्पना कर सकता था, न कोई कल्पना कर सकता था कि रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति या पहले गवर्नर बनाया गया, उसके बाद राष्ट्रपति बनाया। अब इस वक्त जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी कभी कल्पना नहीं की थी, तो मैंने भी कल्पना नहीं की। तो जब मैंने कल्पना नहीं की थी मुझे कानपुर जैसी लोकसभा का टिकट मिल जाएगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप लगे रहिए, मुझे देखिए, मुझसे आप प्रभावित होइए और देखिए कि मैं उम्मीद नहीं कर सकता और मुझे क्या मिल गया, तो आप भी लगे रहिए। कुछ न कुछ पार्टी, अगर आप काम कर रहे हैं तो पार्टी आपको देगी, और वही उनकी बात सही हुई कि पार्टी ने मुझे कानपुर से लोकसभा का टिकट दे दिया। तो पार्टी, उसके बाद जो लोग कहते हैं कि रमेश अवस्थी को कह दिया, तमाम चीज़ें दी, तो पार्टी जानती है क्या कौन कर रहा है, किसी को राष्ट्रपति बना दे, किसी को गवर्नर बना दे, वो सब कुछ उनके निगाह में है। तो ये सब चीज़ें। अब रमेश जी, कुछ नेशनल इश्यूज पर आते हैं। चूंकि आप पत्रकार हैं इसलिए प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ। प्रेस की आज़ादी, मीडिया एक मुद्दा बनाया गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बात है बाकायदा
समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया उसमें भी इस बात को कहा गया है कि प्रेस कंट्रोल्ड है। आप पत्रकारिता में ऐसी पोजीशन पर थे जहां पर अगर कोई दबाव होगा तो आता जरूर होगा। क्या मीडिया की भूमिका बदल गई है, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुई है बीते कुछ वर्षों में, जैसा कि अपोजिशन के लोग आरोप लगाते हैं कि मीडिया को दबाया जा रहा है, किसी एक पक्ष के लिए ही प्रचार करने के लिए कहा जा रहा है? आपकी जबान से हम सुनना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको कि मैं जब पूरा यूपी देखता था अपने मीडिया हाउस में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री तुरंत हुए थे। हालांकि और से पहले मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था। मैं पहला व्यक्ति था जब वो 2017 में स्टार प्रचारक बने थे और वो पहली अपनी चुनाव यात्रा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए थे। उनको पश्चिमी उत्तर, और मैंने उनसे समय मांगा था, तो मेरा सौभाग्य कि उन्होंने मुझे समय दिया और मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर पे एक पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मैं चुनावी दौरे पे गया था। चुनावी दौरे तमाम मुद्दों पे बात हुई थी, वो एक अलग विषय है। उसके बाद उससे पहले भी मिलता रहा था, तो मैं व्यक्तिगत जानता था, मैं वो मुझे जानते थे, वो ये भी जानते थे पार्टी विचारधारा के, पार्टी के लोग हैं। मैं जर्नलिस्ट था उस समय, मैं हेड कर रहा था पूरा। उसके बाद वो चुनाव हुए, चुनाव में मुख्यमंत्री उनको घोषित कर दिया गया और मुख्यमंत्री वो बने। उसके बाद एक घटना हुई गोरखपुर में कि ऑक्सीजन की कमी से कई बच्चे, यू इमेजिन कि सबसे पहले उस खबर को मैंने ब्रेक किया और सबसे पहले ब्रेक करके पूरा एथेटिक के साथ वहाँ के जिलाधिकारी थे, हमारे मित्र थे राजीव रौतेला जी, वो उनसे मैंने एक बातचीत किया। बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ 30 से ऊपर लोगों की मौत हो गई और हमने किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, किसी को विश्वास नहीं रहा, इतनी बड़ी घटना हुई। और लगभग तीन घंटे बाद लोगों को विश्वास, 3 घंटे बाद, 2.5 से 3 घंटे बाद और चैनल उस खबर पे आए। और साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मुझसे कोई दबाव नहीं डाला गया उस खबर के ऊपर, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे माननीय अपनी अवस्थी थे। हाँ, उनके तो गृह क्षेत्र का मामला था। सिर्फ उन्होंने ये पूछा मुझसे कि खबर आपके सोर्स से खबर ठीक है? तो हमने कहा मेरा सोर्स है, खबर ठीक है पूरी तरीके से। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस पर एक्शन लूंगा और मैं पूरी कार्रवाई कर। ये नहीं कहा कि खबर को आप ब्रेक कर दिए, मतलब डाउन कर दिए, अंडर प्ले कर दिए, रोक दिए। इस तरीके के तमाम ऐसे उदाहरण आए मेरे साथ कि मुझसे कभी ये नहीं कहा गया। हाँ, ये जरूर कहा गया कि खबर अगर है, क्या खबर सही है, आपके सोर्स ठीक है, क्या कहीं खबर को ट्विस्ट तो नहीं किया जा रहा, तो वो आप देख लीजिएगा। तो हाँ, एक दो चीजें ऐसी, तो जिम्मेदारी है किसी पत्रकार की कि फैक्ट सही होने। हमारी संवाददाता ने खबर भेज दी कि वहाँ पर ये हैजा से इतने लोग मर गए, और फिर फोन आया कि भाई वहाँ नहीं मरे हैं, आप वेरीफाई करिए। तो मैंने वेरीफाई किया तो वो संख्या कम थी और ज़्यादा दिखाई जा रही थी, तो वो हमने स्वीकार किया। इन चीज़ों पर तो हमेशा एक क्वारी आती रही है कि भाई अगर उन्हें लगा, शासन को लग रहा है कि ये इसमें अखबार या हमारा टेलीविजन कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा, मतलब ये नहीं था कि आप ये चलाइए, इस तरह का दबाव नहीं था, आप ये कह रहे हैं। जानते हैं कि मैं 6 चैनल देख रहा था, नेशनल चैनल इंक्लूडिंग 4 रीजनल चैनल का हेड था, नेशनल चैनल का हेड था, उर्दू चैनल का हेड था, प्रिंट भी मैं इंडायरेक्ट में गवर्न करता था। तो मैं मुझसे कभी इस तरीके की कोई घटना के लिए ना दिल्ली से ना उत्तर प्रदेश से, जबकि उत्तर प्रदेश में चाहे डिप्टी सीएम्स की कई खबरें होती थी जो आती थी स्वार्थियों, कभी मुझसे खबर चल रही है, खबर सही, बस इतना सिर्फ है, खबर ठीक है, खबर तो मैंने कहा खबर ठीक। हाँ, धन्यवाद रमेश जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए और धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया।